नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। पहली कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप की धमकी, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यूएन में भारत ने पाकिस्तान की जमकर लगाई क्लास, कहा कश्मीर पर उपदेश देने के लायक नहीं हो। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में फिर पलटेगा गेम। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद अंतरिम सरकार ने व्यवस्था संभाल रखी है, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस है। बीते साल अगस्त में शेख हसीना को देश छोड़कर निकलना पड़ा था, लेकिन तब से ही हिंसक घटनाएं जारी है। हिंदुओं समेत अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसक घटनाएं हो रही है, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर कोई उत्तरदायी नहीं दिख रहा है। हाल यह है कि उन छात्र संगठनों के बीच ही टकराव की स्थिति है, जिन्हें आह्वान पर सत्ता पलट हुआ था। ऐसी स्थिति में अब बांग्लादेश की आर्मी ने चेतावनी दी है कि यदि यही हाल रहा तो फिर हम सत्ता के सूत्र संभाल सकते हैं। बांग्लादेश की सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा का कहना है कि जिस तरह की अंतरिम कलह और अव्यवस्था है, उस स्थिति में सेना को अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। जनरल वकार ने ढाका में आर्मी मेमोरियल इवेंट को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सभी मतभेदों को भुलाना होगा, सभी गलत विचारों का त्याग कर राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना होगा। यही नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आप अपने मतभेद से आगे नहीं बढ़े और आपस में ही लड़े तो फिर देश की एकता और अखंडता पर ही खतरा होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और इसका फायदा उठाकर अराजक तत्व हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारा देश की अंतरिम व्यवस्था संभालने का कोई काम नहीं है, लेकिन हालत नहीं सुधरे तो फिर हमें वापस लौटना होगा। उनका यह बयान उस वक्त आया जब सत्ता की साझेदार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के बीच विवाद खड़ा हो गया था। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की सत्ता पर सेना की पूरी तरह से कब्जे की संभावना तो नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनरल जमा अहम रोल अदा कर सकते हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ तो बांग्लादेश में फिर से गेम पलट सकता है। दरअसल वकार उज जमा को शेख हसीना का करीबी माना जाता है, वह उनके दूर के रिश्तेदार भी कहे जाते हैं। ऐसे में यदि उनकी सरकार में भूमिका बढ़ी या फिर उनका कंट्रोल बढ़ा तो स्थिति बदल सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का रोल भी बढ़ा सकता है। ऐसा हुआ तो फिर तस्वीर बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बुधवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में पाकिस्तान पर जमकर पलटवार किया। पाकिस्तान ने भारत पर जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र को दबाने और मानवाधिकार का उल्लंघन करने के आरोप लगाए थे। भारत ने कहा कि यह बिना आधार के दुर्भावनापूर्ण आरोप है। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद मानवाधिकारों के उल्लंघन से ग्रस्त है और दूसरे को उपदेश देने के लायक नहीं है। उनका भाषण पाखंड से भरा हुआ है। भारत के राजनयिक कृतिक त्यागी ने कहा, भारत पाकिस्तान द्वारा किए गए बिना आधार और दुर्भावनापूर्ण आरोपों का जवाब दे रहा है। यह अफसोसजनक है कि पाकिस्तान के तथाकथित नेता और प्रतिनिधि अपने सैन्य आतंकवादी तंत्र द्वारा किए गए झूठ को फैलाने में लगे हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के कानून, न्याय और मानवाधिकार मंत्री आजम नजीर तारन ने फोरम में कहा था कि कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का लगातार उल्लंघन हो रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और प्रस्तावों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि क्षेत्र में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिसे रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत ने इन आरोपों का जवाब देते हुए क्षेत्र में हो रहे विकास और प्रगति का हवाला दिया, साथ ही कश्मीर पर अपनी संप्रभुता दोहराई। कृतिक त्यागी ने कहा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा रहेंगे। जम्मू और कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में हुए अभूतपूर्व राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास खुद ही इसका प्रमाण है। ये सफलताएं इस बात का प्रमाण है कि सरकार के प्रयासों में लोगों का विश्वास है, जो दशकों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रहे हैं, क्षेत्र में समान स्थिति लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को भारत पर अपनी बीमार आदत छोड़कर अपने लोगों को शासन और न्याय देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। त्यागी ने कहा, यह एक ऐसा देश है जहां मानवाधिकार का उल्लंघन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का कमजोर होना राजनीति के रूप में है और जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को शरण देता है। पाकिस्तान किसी को भी उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का भाषण पाखंड से भरा हुआ है, इसके कृत्य अमानवीय है और शासन की अक्षमता को दर्शाते हैं। भारत लोकतंत्र, प्रगति और अपने लोगों की गरिमा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ऐसे मूल्य जो पाकिस्तान को सिखाने चाहिए। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी परिषद में संबोधित करते हुए कहा कि भारत हमेशा मानवाधिकार के वैश्विक संवर्धन और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है, जबकि आतंकवाद से मुकाबला करते हुए वह हमेशा सख्त और अडिग रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपनी कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और अपने सहयोगियों और अरबपति कारोबारी एलन मस्क को भी लेकर सामने रही अधिकारियों की नाराजगी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके कैबिनेट के कुछ सदस्य एलन मस्क के निर्देशों से थोड़ा असहमत है, लेकिन ज्यादातर लोग उनके काम से प्रसन्न हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क द्वारा संघीय कर्मचारियों को दिए जा रहे निर्देशों से कुछ कैबिनेट सचिव नाराज हो रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, अगर कोई एलन से नाखुश है तो हम उन्हें यहां से बाहर फेंक देंगे। कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप के इस बयान पर मौजूद सदस्यों को मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। उन्होंने कहा, कैबिनेट के अधिकांश सदस्य एलन मस्क का सम्मान करते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर सभी लोग खुशी नहीं बल्कि उत्साहित हैं। दरअसल पिछले सप्ताह ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट OPM ने एक ईमेल भेजा था जिसमें कर्मचारियों से पूछा गया, पिछले हफ्ता आपने क्या किया। यह निर्देश एलन मस्क के कहने पर भेजा गया था, लेकिन कैबिनेट अधिकारियों को इस बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। इस ईमेल के बाद सवाल उठने लगे कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को निर्देश देने का अधिकार किसके पास है। अब यह विवाद कैबिनेट के भीतर असहमति का कारण बनता दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के मीडिया संस्थान। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दुनिया की शीर्ष न्यूज एजेंसियों AP, रॉयटर्स समेत कुछ संस्थाओं की व्हाइट हाउस में एंट्री पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप की बुधवार को कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें इन एजेंसियों के रिपोर्टर्स को एंट्री नहीं दी गई। कैबिनेट मीटिंग कवर करने पहुंची AP के फोटोग्राफर रॉयटर्स के 3 रिपोर्टर्सों को अंदर जाने नहीं दिया गया। इस तरह के एक्शन पर रॉयटर्स, AP और ब्लूमबर्ग ने साझा बयान जारी किया और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। तीनों ने अपने साझा बयान में कहा, व्हाइट हाउस पूल में ब्लूमबर्ग, AP और रॉयटर्स अस्थायी तौर पर शामिल रहे हैं। हमने लंबे समय से यह ध्यान रखा है कि दुनिया भर में सटीक जानकारी पहुंचे और उसमें किसी तरह का राजनीतिक हालमेल न रहे। तीनों संस्थानों ने लिखा, हम मानते हैं कि राष्ट्रपति से जुड़े आयोजनों में मीडिया पर रोक लगाना गलत है और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के सिद्धांत का खतरा है। इससे जनता, समुदाय, कारोबार, वैश्विक वित्तीय बाजारों के समक्ष पहुंचने वाली सटीक सूचना भी बाधित होती है, जो सही जानकारी के लिए हमारे ऊपर लंबे समय से निर्भर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ मीडिया संस्थानों पर डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर हमला बोलते रहे हैं। यही नहीं, सत्ता के आने से पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति बना तो इनकी व्हाइट हाउस में एंट्री पर बैन लगाऊंगा। इन संबंध में मंगलवार को ही आदेश जारी किया गया और फिर बुधवार को पत्रकारों पर रोक लगा दिया गया। ये पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप की पहली कैबिनेट मीटिंग को कवर करने पहुंचे थे। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।